Hello, Namaskar, good morning everyone. I am Moja Shankar from HIS and today I am back with the analysis of the Hindu newspaper. हमने हर रोज की तरह आज भी कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है और देखेंगे कि कैसे उन आर्टिकल्स की मदद से हम अपने यूपीएससी जर्नी को सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारा आज का पहला आर्टिकल जो है वो होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैलेट पेपर्स का यूज नहीं किया जाएगा, उस पे हम लोग वापस से नहीं जाएंगे, ईवीएम पे ही वोटिंग चलेगी। ये हमारा आज का फर्स्ट आर्टिकल होगा। सेकंड आर्टिकल जो है वो नीलगिरी थार के सर्वे पे है। नीलगिरी थार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इसको ऑप्शन के तौर पे पूछा जा चुका है। ठीक है। और इसके साथ हम लोग बहुत सारी मैपिंग्स भी देखेंगे कि साउथ इंडिया की हिल्स कहाँ पे कैसे सिचुएटेड हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके। उसके बाद श्रीलंका का व्हाइट एलिफेंट एयरपोर्ट जो है वो श्रीलंका ने लीज पे दे दिया है एक इंडियन और रशियन कंपनी के ज्वाइंट वेंचर। उसके बारे में देखेंगे, उसके लोकेशन को स्टडी करेंगे, उसका इम्प्लीकेशन क्या है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे, उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और हमारा लास्ट आर्टिकल होगा कि सोलर रेडिएशन जो है, मतलब जो सूर्य की किरणें आ रही हैं जिनसे हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो सोलर लाइट्स जो है वो कम हो रही हैं, कमजोर पड़ रही हैं, डिम हो रही हैं। ठीक है। तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, उसको हम लोग काउंटर कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके। तो पहले आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। एससी बैक्स ईवीएम्स रूल आउट रिवाइवल ऑफ पेपर बैलेट्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बैक किया है ईवीएम को। ईवीएम के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम विल कंटिन्यू, और रूल्स आउट मतलब कहा है कि नहीं चलेगा, पेपर बैलेट पे हम लोग वापस नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे और ऐसी क्यों बात हुई थी? तो अगर आप लोग थोड़ा भी न्यूज या इवन यूट्यूब वगैरह भी देखोगे या इंस्टाग्राम भी देखोगे तो आप ये देखोगे ना कि सारी ऑपोजिशन पार्टी जो है वो हमेशा हर इलेक्शन के टाइम पे कहती है कि ईवीएम्स में घोटाला है। जब भी कोई पार्टी इलेक्शन हारती है वो सबसे पहले ईवीएम पे एक क्वेश्चन मार्क उठा देती कि ईवीएम जो है वो हैक था, ईवीएम में घोटाला चल रहा है। और इसी सिलसिले में एक केस किसी ने पीआईएल डाल दिया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि जो ईवीएम है उसको हटा के बैलेट पेपर पे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर मोर ट्रस्टवर्दी था, ज्यादा अच्छा था। बहुत सारे देश जैसे यूएस में भी बैलेट पेपर वोटिंग होती, ये एक कहना था। उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ब्लाइंड डिस्ट्रस्ट इज नॉट हेल्पफुल। मतलब इतना आप अंधविश्वास, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल विश्वास ही मत कीजिए। ठीक है। सबसे पहले जब ईवीएम पे सवाल उठा तो ईवीएम के साथ वीवीपैट की मशीन लगाई गई। ये जो मशीन है ये वीवीपैट की मशीन है, और ये जो है आपकी ईवीएम की मशीन। अब होता क्या है कि जब भी कोई किसी को वोट डालता है, वोट कास्ट करता है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, वोट कास्ट किया, जैसे ही आप करते हैं ना तो यहाँ पे आपको आपके जिस भी कैंडिडेट को आपने वोट किया है उसका नाम, उसकी पार्टी का नाम और उसके पार्टी का सिंबल यहाँ पे नजर आ जाता है। ओके। कि जैसे ये चीज जो आई, ये क्यों आई? क्योंकि ईवीएम पे क्वेश्चंस उठ रहे थे, बट ये हर जगह सारे ईवीएम्स पे नहीं किया गया। ये कुछ जगहों पे वीवीपैट इंस्टॉल किया गया कुछ परसेंटेज अमाउंट में, ताकि एक सैंपल सर्वे किया जा सके कि नहीं भाई ईवीएम में कोई गड़बड़ी है कि नहीं है कि क्या है। और तो फिर डिमांड क्या उठी कि नहीं, अब 100% वीवीपैट लगाना पड़ेगा हर जगह, हर इलेक्शन में आपको वीवीपैट मशीन हर पोस्ट पे आपको डालनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, हर जगह पे वीवीपैट लगा पाना इज नॉट पॉसिबल। ओके। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड that the weakness of ballot paper system is well known and documented. There are 97 crore voters, मतलब 97 करोड़ लोग वोटिंग करते हैं इंडिया में, या वोटर आईडी उनकी रजिस्टर्ड है जो कि वोटिंग कर सकते हैं। इतने सारे लोगों को बैलेट पेपर पे वोटिंग कराना, फिर उस बैलेट पेपर को काउंट करना, उसमें टाइम, रिसोर्सेज, मनी जितना लगेगा वो नुकसानदायक है। उससे फायदा कुछ नहीं होने जा रहा। ईवीएम में है कि हम लोगों को सुबह काउंटिंग स्टार्ट होती है, शाम तक रिजल्ट आ जाता है।
बैलेट पेपर होगा, दो दो तीन तीन दिन लग सकते हैं, दो दो तीन तीन दिन लगेंगे काउंटिंग में। दूसरी चीज, बैलेट पेपर में पहले क्या होता था ना कि बैलेट पेपर जैसे एक पेपर का टुकड़ा है, उसपे एक स्याही मिलती थी, उससे आपको स्टैम्प करना होता। तो उसका एक प्रोसेस होता है कि फोल्ड कैसे करना है स्टैम्प करने के बाद पेपर। और ये चीज बहुत लोगों को पता नहीं थी। उस फोल्डिंग के चक्कर में क्या होता था ना कि इंक जो है, जहां पे आपने मोहर लगाई है अपनी, उसका इंक कहीं और छप जाता था। इस और ऐसा कुछ भी हुआ तो आपका वोट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये बहुत खराब सिचुएशन थी, बहुत लोगों का वोट कैंसिल होता था। दूसरी चीज इसमें यह थी कि अगर आपने कहीं भी निशान के अलावा थोड़ा भी इधर उधर अगर आपका वोट गया हुआ है तो वो वोट कैंसिल हो जाएगा। तीसरी चीज, बूथ कैप्चरिंग पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो बूथ कैप्चरिंग में लोग क्या करते थे कि जो ईवीएम का बक्सा है, जो ईवीएम बॉक्स, ये ईवीएम कह रहा हूँ, बैलेट बॉक्स होता था जिसमें सारे बैलेट पेपर्स को फाइनली डाला जाता था। इस चीज का फायदा उठाते हुए लोग क्या करते थे कि थोड़ी सी इंक लेके उस ईवीएम के उस बैलेट बॉक्स के बॉक्स में डाल देते थे, और उसके बाद उस बॉक्स को हिला दिया तो उसमें जितने भी पेपर है उसको थोड़ा भी इधर उधर अगर इंक लग गया तो वो सारा वोट कैंसिल हो जाता था। इस तरीके से लोग फायदा उठा लेते थे। ये सारी चीजें ईवीएम में आप नहीं कर सकते। ईवीएम की टैंपरिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ईवीएम में इंक डाल दो, कुछ भी डाल दो, जो वोट एक बार रजिस्टर्ड हो चुका है वो हो चुका है। इसमें कोई ऊपर नीचे करने वाली बात नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताई है, यही चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कही। और ये भी कहा है कि ईवीएम्स में फर्स्ट, ये देखिए हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस टाइप के स्टेटमेंट पूछ सकता है। और क्या है कि ईवीएम्स वेर फर्स्ट यूज्ड इन 1982 इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ परवूर इन केरला इन 50 आउट ऑफ 123। 123 में से 50 बूथ्स के ऊपर ईवीएम का यूज सबसे पहले 1982 में हुआ था, केरला के असेंबली इलेक्शंस, पुरवूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में फर्स्ट टाइम हुआ था। ये याद रखने वाली चीज, ये पूछ सकता है। एक स्टेटमेंट, अगर मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है इलेक्शन के आसपास तो उसमें एक स्टेटमेंट देके ये चीज पूछी जा सकती है। तो हमें ये याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो हमारे यूज की ये बात है। अब इसके बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट में के इस जजमेंट पे मोदी जी का भी कुछ रिएक्शन आया, कांग्रेस का भी कुछ रिएक्शन आया। वो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज के लिए जानना हो तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट मच नेसेसरी। ओके, तो इस तरीके से ये आर्टिकल हमारा ओवर होता है। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल अबाउट नीलगिरी थार सर्वे। IUCN representative to be an observer in Nilgiri Tharsi। IUCN के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो ऑब्जर्वर होंगे नीलगिरी थार के सर्वे में। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि नीलगिरी थार है क्या। तो नाम से ही लग रहा है कि नीलगिरी थार एक जानवर है, ऑब्वियसली। और ये कहाँ रहता होगा, तो नाम इसका जैसा बता रहा है, नीलगिरी हिल्स के आसपास। ये नीलगिरी हिल्स के आसपास रहने वाले काफी इंपॉर्टेंट जानवर। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के ये स्टेट एनिमल्स, तमिलनाडु जो हमारे इंडिया का स्टेट है उसके ये स्टेट एनिमल्स। और इनका IUCN स्टेटस क्या है, इनका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। ये इंडेंजर्ड है। ओके, इंडेंजर्ड स्टेटस। इनका सर्वे जो होने वाला है, तमिलनाडु गवर्नमेंट चाहती है कि इनको इंडेंजर्ड स्टेटस से बाहर निकाला जाए। ओके, इनको इंडेंजर्ड स्टेटस से बाहर निकाला जाए, इसलिए एक सर्वे कराया जा रहा है जो 3 दिन का एक्सरसाइज होगा, विच विल बी 3 days एक्सरसाइज टू estimate द पॉपुलेशन ऑफ थार्स। ओके, इन लोगों का पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया जाएगा। अब इस थार से आप थार गाड़ी वाला थार मत समझ लेना, ये एक थार गाड़ी भी आ चुकी है ना, वो बहुत ज्यादा आजकल मार्केट में चली हुई है। ये वो वाली थार नहीं है। ठीक है, ये इकोलॉजी के लिए बहुत जरूरी थार है, नीलगिरी हिल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थार है। ओके, तो ये जो थार है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। अपनी महिंद्रा की थार तो हर जगह पाई जाती है, लेकिन ये वाली जो थार है
ये सिर्फ अन्नामलाई हिल्स में और नीलगिरी हिल्स के आसपास ही पाई जाती है। इसको आप नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, मुंबई में ले जाके नहीं चला सकते, मतलब चला तो सकते हो, बट ये इसका नेचुरल हैबिटेट नहीं होगा। नेचुरल हैबिटेट क्या है ये याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है कि ये कहाँ कहाँ पे है, अन्नामलाई हिल्स और नीलगिरी हिल्स के आसपास ये पूछे जाते मिलते हैं। ओके। और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है आईयूसीएन के अंडर में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल 1 में ये आते हैं। इंडिया का जो डब्ल्यूपी है उसके स्टेटस में ये शेड्यूल 1 में आते हैं, इनको शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन दिया गया। ओके, तो क्या क्या हमने देखा कि ये अन्नामलाई हिल्स में मिलते हैं और नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में ये शेड्यूल 1 में आते हैं। ओके। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो इंडिया का जो ब्रांच है उसका, WWF का जो इंडियन ब्रांच है, उसमें उसके हिसाब से 3,000 नीलगिरी थार्स अभी इंडिया में मौजूद हैं। ओके। 3,000 नीलगिरी थार्स आर अवेलेबल, आर प्रेजेंट इन इंडिया, ऐसा उसका रिपोर्ट है। बट तमिलनाडु गवर्नमेंट चाहती है कि इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज से निकाला जाए, बिकॉज ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। अब स्पेसिफिकली ये किस किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो ये सबसे पहले एटीआर। एटीआर कौन सा है अपना? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ये सेकंड नंबर पर पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा पाए जाते हैं एरविकुलम नेशनल पार्क। ये दो जगहों पे पाए, इन सबके लोकेशंस मैं आपको अभी बताऊं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और एरविकुलम नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क जो है, इन दोनों जगहों पे सबसे ज्यादा नीलगिरी घास पाए जाते हैं। ओके। तो अब आइए मैप्स देखते हैं। सबसे पहले ये है नीलगिरी थार। ठीक है। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? आईयूसीएन स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 पहले ही बता चुका। और ये इंडेमिक है। इंडेमिक मतलब सिर्फ वहीं पे मिलेगा, इसका हैबिटेट सिर्फ लिमिटेड प्लेसेस पे है। वो है नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स। ठीक है। नीलगिरी हिल्स एंड साउदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन तमिलनाडु, केरला एंड साउदर्न इंडिया, मतलब वही अन्नामलाई हिल्स का इलाका। ये इलाका है कौन? ये जो हमारे साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का मैप है, यहाँ पे ये नीलगिरी हिल्स है और ये अन्नामलाई हिल्स। इन्हीं इलाकों में पाया जाता है हमारा नीलगिरी थार। ठीक है। यही उनका नेचुरल हैबिटेट है, एंड दे आर इंडेमिक टू दिस प्लेस। नीलगिरी थार्स आर इंडेमिक टू दिस प्लेस। ओके। अब और क्या है कि स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, और ये इनहेबिट्स इन ओपन माउंटेन ग्रासलैंड हैबिटेट। ये ग्रासलैंड हैबिटेट है, वहां पे उन पे रहते हैं, और 1,200 से 2,600 मीटर की सी लेवल से ऊंचाई पर रहते हैं। इनका यही ज्योग्राफिकल कंडीशन है जहाँ पे ये रह सकते हैं। और एरवाकुलम नेशनल पार्क जो है इनका सबसे ज्यादा वहां लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ओके। ये तो हो गया, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे देखनी होगी, हिल्स। ये देखिए, जो अरेबियन सी के साइड हमारा कोस्टल एरिया है ना, उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। मालाबार बिरयानी का भी नाम आपने सुना होगा। और ये जो है आंध्रा के साइड का जो इलाका है, जो कोस्ट है, तमिलनाडु के साइड का जो कोस्ट है, उसको कोरमंडल कोस्ट कहते हैं। ये पहले कोस्ट देख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, और यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे मिलता है सी काउस, जिनको डंगल्स भी कहते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे मिलती है गल्फ ऑफ मन्नार। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है। अब देखिए हिल्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। हिल्स के हिसाब से मैं दिखाता हूँ। जब अगर, क्योंकि यूपीएससी कभी ना नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ हिल्स को प्लेस करने के लिए क्वेश्चन में दे देता है। तो अन्नामलाई हिल्स नीचे है, उसके भी नीचे कार्डेमम हिल्स। कार्डेमम, फिर अन्नामलाई, फिर नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स में कौन सा आता है? डोडा बेटा। और साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? अन्नामुडी। साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक क्या है? अन्नामुडी। अन्नामुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया। ओके। और डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी का हाईएस्ट पॉइंट है। तो कार्डमम हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, फिर यहाँ पे नीलगिरी हिल्स। उसके ऊपर डेक्कन प्लेटो आ जाता है, तो इधर नल्ला मल्ला हिल्स।
ओके। कार्डमम, अन्ना मलाई, डोडा बेटा, नल्ला मल्ला, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इस पे से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि नीलगिरी थार यहीं पे रहती है, तो उसके आसपास की चीजें पूछी जा सकती हैं। ओके। अब देखिए, नीलगिरी जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये जो इलाका है नीलगिरी का, ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तीनों में पड़ता है। और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानवर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनिमल्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पीशीज रहते हैं। इसलिए हमें इसका लोकेशन भी समझना होगा। ये तीनों स्टेट्स में है, केरला में भी है, तमिलनाडु में भी है और कर्नाटका में। और ये मैंने पहले ही बताया आपको, गल्फ ऑफ मन्नार ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके ऊपर ये जो है सीसाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। ओके। तो ये इलाका जो है, यहाँ पे तीन तीन बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है। यूपीएससी क्वेश्चन दे देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ अन्नामलाई या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको ये याद रखना है कि एरवाकुलम नेशनल पार्क, ये वाला जो नेशनल पार्क, एरवाकुलम नेशनल पार्क जहाँ पे सबसे ज्यादा नीलगिरी थार रहते हैं, ये जो एरवाकुलम नेशनल पार्क है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। एरवाकुलम नेशनल पार्क इज नॉट द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये हमें याद रखना है। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पे मैप पे जो जो दिख रहा है बता देता हूँ मैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल। ठीक है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, ये वो है अमरकंटक वाला। ओके। ये जो इस पार्ट में है। और पन्ना, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। रण ऑफ कच्छ गुजरात, यहाँ पे वाइल्ड एस मिलते हैं। ये सारे जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये काफी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। ये याद रखिएगा क्योंकि इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस आते हैं और इनके अराउंड आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। जो प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से तो मान लीजिए कि मैपिंग इसकी पूछी जा सकती है, बट मेंस प्रोस्पेक्टिव से ये इंडिया चाइना रिलेशन और इंडिया श्रीलंका रिलेशन और इंडिया रशिया रिलेशन, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे इसका इम्पैक्ट इन तीनों के रिलेशन पे, इंडिया का इन तीनों देशों के साथ रिलेशन पे पड़ेगा। ठीक है। क्या है, श्रीलंका लीजेस इट्स व्हाइट एलिफेंट एयर। व्हाइट एलिफेंट एयरपोर्ट क्या है, जो उसका मटाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसी को व्हाइट एलिफेंट एयरपोर्ट कहा जाता है। श्रीलंका ने फ्राइडे को ये जो एयरपोर्ट है उसको लीज कर दिया है 30 सालों के लिए, 30 ईयर्स के लिए। अभी इतना बड़ा न्यूज क्यों हो गया कि एक श्रीलंका ने अपना एक एयरपोर्ट लीज कर दिया है, ये इतना बड़ा न्यूज कैसे हो गया कि हिंदू न्यूज़पेपर उसको कवर कर रहा है, हम लोग यहाँ पे उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए हो गया क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है किस तरीके से कंट्रीज डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस जाती है। किस तरीके से ये डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी कंट्रीज को फंसाता है और फिर उनको मजबूर करता है बैंकरप्ट करने के बाद कि आप अपने जो पोर्ट्स हैं, जो एसेट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अब हमें बेचिए। और ये डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी चलाता कौन है, तो डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी चलाता है चाइना, हमारा नेबर। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं कैसे क्या चीजें हुई हैं, घटनाक्रम क्या था उसका। ये जो मटाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको व्हाइट एलिफेंट एयरपोर्ट कहा, ये चाइनीज लोन से बनाया गया था फॉर एज अ फॉरेन ज्वाइंट वेंचर। मतलब इसको पहले चाइना ने क्या किया, ये श्रीलंका है, आइलैंड नेशन है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट बनवाया। और उसी के पास में, यहाँ मैप पे मैं शो करता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में। ये देखिए, यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट बनाया। और ये बात चाइना को भी बहुत अच्छे से पता थी कि ये जो है इकोनॉमिक वाइबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा श्रीलंका, बट स्टिल दे डिड इट। एंड आफ्टर दैट
जब यहाँ पे नुकसान होने लगा, श्रीलंका को घाटा होने लगा, श्रीलंका पैसे नहीं देने लगा, बोला कि अब है ही नहीं मेरे पास, तो चाइना ने कहा कि ठीक है, ये हमें 99 ईयर्स की लीज पे दे दो। एंड मजबूरी में श्रीलंका ने ये चीज चाइना को दे दी। चाइना वैसे दिखाने के लिए तो यहाँ पे प्राइवेट बिजनेस कर रहा है, बट एक्चुअली में इसका यूज हो रहा है सर्वेलियंस के लिए, एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे की जा रही थी। ये काम तो एक किया चाइना ने श्रीलंका के साथ। जब जरूरत पड़ी श्रीलंका को, अभी वहां पे बैंकरप्सी आई, चाइना ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, ऊपर से पैसे और मांगने लगा। दूसरा, यहाँ पे मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। इसी के पास में व्हाइट एलिफेंट सेंचुरी है, इसलिए इसका नाम, इसको व्हाइट एलिफेंट पार्क भी कहा गया है। यहाँ पे एयरपोर्ट बनवा दिया। अब सेम गोज विद दिस ऑल्सो, इसकी भी इकोनॉमिक वायबिलिटी थी। जब इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं थी तो ये जो एयरपोर्ट था, वो उतने पैसे कमा नहीं पाया। जब ये इतने पैसे कमा नहीं पाया तो फिर श्रीलंका को नुकसान हो रहा था। और वैसे ही बेचारा गरीब देश, बैंकरप्सी और ज्यादा हो रही थी वहां पे। इस चीज से श्रीलंका परेशान हो। तो श्रीलंका जब भी परेशान होता, इंडिया हमेशा श्रीलंका के रेस्क्यू के लिए, हमेशा श्रीलंका के रेस्क्यू के लिए इंडिया रहा। अभी भी जब वहां पे इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, इंडिया ने कितना सारा लोन, कितना सारा वेवर फंड्स और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड। कोविड के टाइम पे दवाइयों से लेके खाना सब कुछ प्रोवाइड किया इंडिया ने श्रीलंका को। यहाँ पे भी वही किया। मटाला एयरपोर्ट जब हुआ तो श्रीलंका के पास कोई ऑप्शन था नहीं, इंडिया के से मदद मांगी गई इसमें। इंडिया और रशिया ने मिलकर इस एयरपोर्ट को एक ज्वाइंट वेंचर के तौर पे एक्वायर किया है फॉर अ लीज ऑफ 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के लीज के लिए। अब इससे इंडिया को क्या फायदा होगा? इंडिया एक तो इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी बनाएगा किसी तरीके से, और इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देख, खम्बन टोटा के जस्ट नॉर्थ में। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि चाइना अगर हमारे पे सर्वेलियंस रख सकता है, तो हम भी चाइना के ऊपर सर्वेलियंस रख सकते हैं। और रशिया को साथ रखा गया है क्योंकि रशिया जो है वो एक इंडिया का ट्रस्टेड फ्रेंड है। बहुत पहले से इंडिया और रशिया के काफी अच्छे रिलेशंस, इसलिए दोनों देशों ने साथ में मिलकर ये काम किया है। हाँ, तो देखिए इस आर्टिकल में और क्या लिखता है। एज आइलैंड नेशन बैंकरप्ट गवर्नमेंट सीक्स ऑफ फ्लोड लॉस मेकिंग एसेट, से लोगों को निजात चाहिए था कि किसी तरीके से इससे कुछ पैसा है। तो इंडिया की जो कंपनी है, शौर्य एरोनॉटिक्स और रशियन एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन मैनेजमेंट कंपनी, इन दोनों ने मिलकर 30 साल के लिए इसको लीज पे लिया है। कितने रुपए में लिया है और क्या लिया है, ये बात अभी बाहर ओपन नहीं हुई। अब देखिए इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरनेशनल रिलेशंस। सबसे पहले, इंडिया और श्रीलंका का हम, इंडिया एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में हमेशा मदद करता है। ये एक उसका एक और एग्जांपल ऐड हो गया, व्हाइट एलिफेंट एयरपोर्ट। दूसरा, इंडिया ने अभी इकोनॉमिक क्राइसिस के समय पे ग्रांट्स दिए, लॉन्ग टर्म लोन्स दिए श्रीलंका को। आईएमएफ में भी इंडिया ने उस श्रीलंका की पैरवी की कि भाई आईएमएफ भी उसको बेल आउट पैकेज प्रोवाइड करे। तो ये सारी चीजें इंडिया ने की। उनमें एक ऐड हो जाएगा हमारा अब नया व्हाइट एलिफेंट एयरपोर्ट, इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के साथ। एक तो ये। अब दूसरा देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया रशिया रिलेशंस। इंडो रशिया रिलेशंस में क्या हो रहा है? रशिया यूक्रेन में भी वॉर चल रही है, और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को ये इशू है कि रशिया का इतना सपोर्ट इंडिया क्यों कर रहा है। अब इनमें एक व्हाइट एलिफेंट एयरपोर्ट भी जुड़ जाएगी। अब जब एक नया वेंचर इन दोनों देशों ने साथ में मिलकर किया है, दैट मीन्स इन दोनों के रिश्ते और ज्यादा डीपन। तो इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज को एक मैसेज भी दिया कि आप लोग
अपने हिसाब से काम करो, इंडिया विल डू व्हाट इज बेस्ट फॉर इंडिया। रशिया के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना अगर हमारे देश के लिए फायदेमंद है तो हम वो काम करेंगे। वी विल नॉट वेट फॉर द वेस्ट वैलिडेशन। वेस्ट के वैलिडेशन को यहाँ पे इंडिया ने नकारा है। ठीक है। और रशिया के साथ अपनी फ्रेंडशिप को और स्ट्रांग किया है यहाँ। दो चीजें हुई। और अब देखिए, इंडो चाइना रिलेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे इंडिया ने ऐसा काम किया है तो चाइना को इस बात से प्रॉब्लम हो। अब चाइना अगर सर्वेलियंस रखता अपना हम्बन टोटा पोर्ट के थ्रू, तो हम लोग भी अब वहां पे व्हाइट एलिफेंट एयरपोर्ट के थ्रू चाइना के बेसिस पे सर्वेलियंस रख सकते हैं। तो ये उसको काउंटर बैलेंस करने की चीज हो गई है। दूसरी चीज कि अगर आप यहाँ लद्दाख में, अस्काई चीन के एरियाज में, जो कि इंडिया का ही हिस्सा है, वहां पे आप घुसने की कोशिश करोगे, अरुणाचल में घुसने की कोशिश करोगे, यहाँ पे हमारे लिए परेशानी क्रिएट करोगे, तो हम आपके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के अलावा हम्बन टोटा पोर्ट में भी परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम आपका काउंटर बैलेंस उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमें करना चाहिए। बिकॉज अब इंडिया वो मुख दर्शक बन के नहीं रहेगा। मुख दर्शक मीन्स साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देगा या चुपचाप बैठ के देखेगा नहीं कि क्या चल रहा है। आप हमारे ऊपर अगर एक अटैक करने के बारे में सोचो, वी विल ऑल्सो रिटेलिएट इन द सेम मैनर। दैट्स अ वेरी गुड पॉलिसी। क्योंकि मुझे ऐसा समझ आता है ना कि जो हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर सर हैं, ही इज अ ग्रेट डिप्लोमेट, और उन्होंने एक चीज पे बिलीव कर लिया है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। और ये बात पे ना वो मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यकीन कर रहे हैं कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। वो बिल्कुल खुल के खेल रहे हैं। वो नहीं सुनने वाले भाई। उनका सीधा मानना है कि अगर तुम हमारे देश में घुसोगे तो हम तुम्हारे देश में घुसेंगे। सीधी बात। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। इस तरीके से हमने समझा कि ये एक छोटी सी लीज की न्यूज के चलते इंटरनेशनल रिलेशंस पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा। ओके। अब इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया और अच्छे से नजर रख सकता है। ये भी एक इसका इम्प्लीकेशन है। मालदीव्स जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस है इंडिया का, लेकिन श्रीलंका और ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इंडिया की। तो मालदीव्स पे भी नजर रखने के लिए ये चीजें अच्छी है। ओके। और बाकी ट्रेड तो इसके चलते बढ़ाएगा ही इंडिया अपना, बाकी के रीजन। ये सारी चीजें होगी। अब हम लोग अपने अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते, विच इज द लास्ट आर्टिकल फॉर द डे। एंड आर्टिकल्स हेडलाइन itself shows that study says solar radiation available for producing power failing in India. That solar radiation which is required to produce solar electricity is reducing. The intensity of the solar radiation is reducing. इंटेंसिटी कम हो रही है। अब आप कहोगे कि सर धूप इतनी ज्यादा पड़ रही है, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, आप कह रहे हो कि इंटेंसिटी कम हो रही है। जी हाँ, इंटेंसिटी कम हो रही है। क्योंकि सोलर प्लेट्स को जो चाहिए, सोलर पावर प्लांट्स को जो चाहिए, उस तरीके की एनर्जी नहीं मिल रही। और ये बात किसने कही है? ये बात कही है हमारे आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बात कही है। और इसका अलार्मिंग डिक्रीज का एक ट्रेंड नजर आ रहा है। मतलब ये जो है ये डिक्रीज होगा और बहुत तेजी से होगा, ऐसा आईएमडी कह रही है। और ये कहाँ कहा गया है? उनका इन हाउस साइंटिफिक जर्नल है मौसम, उसमें कहा गया है। ओके। अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ फाइन पार्टिकल्स। जैसे एरिसॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। एरिसॉल क्या है? अ काइंड ऑफ सेमी लिक्विड सब्सटेंस, उसके साथ जो डस्ट वगैरह मिल जाते हैं तो वहां पे एरिसॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, झाग नुमा चीजों का फॉर्मेशन हो जाता है। वो एरिसॉल जो है वो फाइन पार्ट, और फाइन पार्टिकल्स जो कार्बन इमिशन से निकलते हैं, जैसे अगर कार के इमिशन से हो गए या चिमनीज के इमिशन से हो गए, कार्बन इमिशन जो वहां से होता है उनके साथ मिलकर, या फॉसिल फ्यूल बर्निंग के चलते मिलकर, या डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिलके एरिसोल का फॉर्मेशन हो जाता है। और वो एरिसोल जो है वो जाके क्लाउडिंग इफेक्ट क्रिएट कर देता है इन सोलर प्लेट्स के ऊपर। और जब उन सोलर प्लेट्स के ऊपर एक क्लाउडिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है ना, तो वो सोलर प्लेट्स अपनी एफिशिएंसी घटा लेते हैं।
घटा क्या लेते हैं, घट जाती है। और जैसे ही वो इफिशियंसी इनकी घटती है तो वो कम बिजली उत्पादन करते हैं, कम बिजली प्रोड्यूस करते हैं। एंड व्हेन द लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉप्स देन द एफिशिएंसी विल ड्रॉप, बिकॉज बोथ ऑफ द थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दोनों चीजें एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड टू इनहांस इट, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि मोर इफिशिएंट सोलर पैनल्स को लगाना। अब देखिए, मोर इफिशिएंट सोलर पैनल्स को लगाना इशू नहीं है, पैनल तो हम लगा दें, लेकिन वो लगाने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, मनी भी तो होना चाहिए, कैपिटल भी तो होना चाहिए। एक तो ऐसे ही सोलर प्लांट का इंस्टॉलेशन, द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर प्लांट इज इटसेल्फ कैपिटल इंटेंसिव टास्क। वहां पैसे वैसे ही बहुत ज्यादा लगते हैं। अब उनमें भी मोर इफिशिएंट लगाना मतलब और ज्यादा पैसे लगाना, और ज्यादा पैसे लगाने के लिए बजट उतना होना चाहिए। और हमारे पास बजट कॉन्स्ट्रेंट भी है, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन। तो ये बजट कॉन्स्ट्रेंट का इशू भी हमारे साथ है। ओके, तो ये कहा, और इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि एरेसॉल जो है वो सन के लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है और डिफ्लेक्ट कर देता है ग्राउंड से। वो ग्राउंड पे आने ही नहीं देता है, वो जो सोलर पावर प्लांट्स है उन तक पहुंचने ही नहीं देता। और ये जो डेंस क्लाउड बन जाता है, और ये जो एरिसोल है वो एक डेंस क्लाउड का भी फॉर्मेशन कर देता है। और वो डेंस क्लाउड सोलर रेडिएशन को और वीक कर देता है और कमजोर। ठीक है। और इस आर्टिकल में कुछ टेक्निकलिटीज बताई गई हैं कि सोलर फोटो वोल्टिक पोटेंशियल, जो एसपीवी पोटेंशियल, सोलर फोटोवोल्टिक पोटेंशियल। अब देखिए ये कीवर्ड है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि सोलर एनर्जी के ड्रॉबैक्स क्या है, तो उनमें आप ये लिख सकते हैं कि सोलर फोटोवोल्टिक पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस हो रहा है इंडिया, एज पर आईएम। मतलब काफी नया, काफी बढ़िया पॉइंट आपके लिए क्लियर हुआ। जो एसपीवी है वो वो ही हमारे पैनल्स पे आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो पाता है, और वो एसपीवी डिक्लाइन हो रहा है। और वो जो मेजर एरियाज है इंडिया में, मेजरली राजस्थान और गुजरात के एरियाज में ही सबसे बड़े बड़े हमारे सोलर पार्क हैं। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी इन्हीं इलाकों में है, बिकॉज उन इलाकों में डस्ट ज्यादा उड़ने की प्रॉब्लम है। ठीक है। और उनके अलावा अहमदाबाद, चेन्नई, गोवा, जोधपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, पुणे, शिलोंग, त्रिपुरा, तिरुवनंतपुरम, हर जगह पे ये प्रॉब्लम है, विशाखापट्टनम, हर जगह पे ये प्रॉब्लम। बट राजस्थान, गुजरात, जहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे सोलर पार्क है, लार्जेस्ट सोलर पार्क इन गुजरात एंड राजस्थान, वहां पे सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रहा है इसकी पोटेंशियल। और उस पोटेंशियल के डिक्रीज होने के चलते वहां की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है। इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, इनको इंक्रीज करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा टारगेट है टू प्रोड्यूस 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। 500 गीगावाट एनर्जी हमें 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से करनी है, जिनमें सोलर, हाइड्रो, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अभी हम लोगों ने सिर्फ 40 गीगावाट, मतलब इस हिसाब से हमें 40 गीगावाट पर ईयर करनी होगी। अगर हर साल हम 40 गीगावाट प्रोड्यूस करेंगे तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि अभी हम 280 गीगावाट्स में, 280 गीगावाट्स मतलब ऑलमोस्ट 50 डबल हमें अभी कवर करना है। और हमें 40 गीगावाट पर ईयर कवर करना पड़ेगा। बट अभी हम लोग सिर्फ 13 गीगावाट एनुअली ही कवर कर पा रहे हैं। और इसके पीछे गवर्नमेंट का कहना है कि कोविड एक बहुत बड़ा रीजन था, कोविड के चलते ये टारगेट हमारा स्लो हुआ है। बट हमें इसको एक्सलरेट करना पड़ेगा, तो ये एक्सलरेट हम लोग करेंगे, उसमें इश्यू नहीं है। बट ये जो एसपीवी है हमारा, सोलर फोटोवोल्टिक पोटेंशियल जो है, इसके लिए हमें इफिशिएंट सोलर पैनल्स लगाने होंगे। इनकी क्लीनिंग्स पे ध्यान देना होगा, इनके मेंटेनेंस पे ध्यान देना होगा। और पॉल्यूशन कंट्रोल इज अ मस्ट। क्योंकि देख रहे हो पॉल्यूशन कैसे सोलर पे भी अफेक्ट डाल रहा है, ये भी एक उसका ड्रॉबैक। ठीक है। दूसरा, रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल कराने होंगे, जो हमारे गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटेजी भी है। 1 करोड़ हाउस होल्ड में रूफ टॉप पे सोलर पावर प्लांट लगाना, उसके बाद नेट मीटरिंग के थ्रू घर से आप बिजली बेच के कुछ पैसे कमा भी सकते हैं।
या फिर अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस भी करा सकते हैं। नीचे नहर ऊपर सोलर योजना टाइप की योजनाएं भी चलाई जा सकती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट जो इसमें कंक्लूड किया गया इस आर्टिकल को, वो ये कह के किया गया है कि जो ग्लोबल सोलर का रेडिएशन है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है 1981 से 2006 तक। 1981 से ही ये कम हो रहा है 2006 तक। और यहाँ पे जो स्टीप दिखाया गया है कि ज्यादा कम कब हुआ है, 2001 के बाद जो है। क्यों इतना ज्यादा कम होने लगा है, इसका रीजन अभी तक अनक्लियर। ये रीजन अभी तक क्लियर हो नहीं पाया है। ये कोई बहुत नया फेनोमेना नहीं है, बस इसका इफेक्ट अभी ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये होते बहुत दिनों से रहता है, हमें पता नहीं चलता। और जब हमें पता चलता है तो चीज बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। दैट्स वाई वी मस्ट टेक दिस थिंग्स सीरियस। ओके। इस तरीके से आर्टिकल ओवर होता है। आई होप आप लोगों को आर्टिकल अच्छा लगा हो, आप अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके। और बाकी कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर इसे टाइम पे कल के हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस के साथ हम लोग मिलेंगे। नहीं, कल तो संडे है, मंडे को मिलेंगे। मंडे को फिर से हम लोग इसी के साथ न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे, हिंदू न्यूज़पेपर की। इस बीच आपको अगर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके। एंड फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट संडे। ओके, साइनिंग आउट, ओजस शंकर।